जन आशीर्वाद यात्रा की बात कर लेते हैं हम, जिसका आज दूसरा दिन है। जयपुर से पुष्कर तक ये यात्रा आज जाने वाली है। यात्रा से पहले भूपेंद्र यादव ने पूजा अर्चना की। गोविंद देव जी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अजमेर के लिए रवाना हो गए हैं। जयपुर शहर भाजपा ने यहां पहुंचने पर भूपेंद्र यादव का स्वागत किया। सोडाला में शहर अध्यक्ष राघव शर्मा ने उनका स्वागत किया। वहीं डीसीएम हीरापुरा में महेंद्र यादव के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। झोटाड़ा के भाजपा नेता भी स्वागत कार्यक्रम में पहुंचे। जन आशीर्वाद यात्रा आज अजमेर पहुंचेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया भी साथ हैं और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी केंद्रीय मंत्री के साथ जा रहे हैं। ये तस्वीरें आज अजमेर से जन आशीर्वाद यात्रा और भूपेंद्र यादव कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। तमाम पार्टी नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। दिखे साइड में बाबूलाल दयाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल, अजमेर के लिए आज आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा अजमेर में आज आशीर्वाद लिया जाएगा। रवाना हो चुकी है यात्रा अजमेर के लिए? बिल्कुल, ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे भूपेंद्र यादव ठीक हमारे आगे चलते हुए रास्ते में भाजपा के परचम आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स कटआउट्स लगाए गए हैं। अजमेर उनकी जन्मभूमि है, एक भावनात्मक लगाव है। वहां पर शुरुआती पढ़ाई उन्होंने वहां करी है, तो आज उनको बहुत ही गौरव का एहसास हो रहा होगा कि वहां की मिट्टी में वो पले बढ़े और वहां से केंद्रीय मंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है। तो बहुत ही खुशी का लम्हा उनके लिए, बहुत ही भावनात्मक लगाव है उनका अजमेर से। अजमेर के मतदाता भी हैं भूपेंद्र यादव। कुंदन नगर विधानसभा क्षेत्र में उनका वोट पड़ता है। वासुदेव देवनानी का विधानसभा क्षेत्र है अजमेर उत्तर। तो बहुत बरसों उन्होंने वहां पे गुजारे, लंबा संघर्ष किया। उसके बाद में उनकी यात्रा दिल्ली पहुंची और वहां उन्होंने काफी परिश्रम किया पार्टी में अपनी जगह बनाने के लिए। आरएसएस में उन्होंने काम किया, अधिवक्ता परिषद में उन्होंने काम किया और जो भी पार्टी ने जिम्मेदारियां सौंपी उनको, उन पर वो खरा उतरते गए। और आज अजमेर की माटी का बेटा जब केंद्रीय मंत्री बन करके आज उनके बीच में आ रहा है, तो न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि अजमेर के लोग भी बहुत खुशी महसूस कर रहे होंगे। आज वो जा रहे हैं पुष्कर के ब्रह्म मंदिर में, पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे। उसके बाद में अजमेर में शाम को जनसभा होगी, तो सुनने के लिए काफी लोग इंतजार करेंगे उनका। वो जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं भूपेंद्र यादव, चाहे किसी भी ओहदे पे रहे हो, और उन्होंने हमेशा एक साधारण कार्यकर्ता की तरह काम किया और लोगों को मोटिवेट करते रहे। साइलेंट वर्कर, कभी अपने काम को पार्टी ने जाना, सिर्फ उन्होंने कभी अपने मुंह से नहीं बोला। तो उनकी जो ईमानदारी और उनका जो परिश्रम है, उनको आज यहाँ तक पहुंचा गया है। और पीएम मोदी ने राजस्थान में उनको यात्रा का जिम्मा दिया है। एक माहौल में तब्दीली चाहती है बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी ना रहे, कांग्रेस को एक्सपोज किया जाए। जिस तरह से संसद में गतिरोध रहा, हाउस नहीं चला, तो कल भूपेंद्र यादव कह भी रहे थे कि जब नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दिया गया संसद में, तो पीएम मोदी ने कहा कि तमाम नए मंत्री जनता के बीच में जाएं और जनता का आशीर्वाद लें। इसलिए हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। और ये यात्रा जो आज दूसरे दिन चल रही है, कल भिवाड़ी से शुरू हुई थी। भिवाड़ी से टापू, कड़ा, किशनगढ़, मुंडावर, फिर कोटपुतली, बानसूर, विराटनगर, शाहपुरा होते हुए देर शाम को जयपुर पहुंची थी। वहां पर उनका संबोधन हुआ, लोगों ने खूब तन्मयता से उनको सुना। आज सुबह वो गोविंद देव जी के दर्शन करके आए। जयपुर के आराध्य देव माने जाते हैं गोविंद देव जी। वहाँ उनके वहाँ दर्शन करके उन्होंने राजस्थान की देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और बाबूलाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ में, फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। लिए चलते हैं सीधा विदर्शकों को। ओम बिरला जन सुनवाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें
नई नहीं हैं ये तस्वीरें। ओम बिरला से जुड़ी तस्वीरें अमूमन आप इस तरह से टीवी स्क्रीन पर देखते रहे हैं। कोटा बूंदी दौरे पर आते हैं, जब भी ओम बिरला कोटा दौरे पर आते हैं तो यहाँ पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और ये कार्यक्रम भी बड़े स्केल पर बड़ा भव्य होता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उन्हें उम्मीद रहती है। और ओम बिरला भी पूरी ताकीद देकर रखते हैं अपने कर्मचारियों को, अपने गार्ड्स को और साथ में जितने भी उनके लोग होते हैं कि किसी को भी रोका ना जाए। तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं एक उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि जो समस्या लेकर वो पहुँचेंगे उसका निस्तारण किया जाएगा। और ओम बिरला भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हुए हर बार की तरह ये तस्वीरें देखिए, सब लेकर आ रहे हैं अपनी शिकायत, अपनी समस्याएं, और बड़ी गहनता से ओम बिरला एक एक शिकायत और एक एक समस्या पर गौर फरमाते हुए और तुरंत उनके निस्तारण के निर्देश दिए जा रहे हैं। शाकिर अली मेरे सहयोगी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। शाकिर क्या चल रहा है? ये देखिए सुमित, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जब भी अपने संसदीय प्रवास पर आते हैं तो जन सुनवाई वो हमेशा करते हैं और उसी कड़ी में आज भी जो है जन सुनवाई शुरू हो चुकी है। संसदीय क्षेत्र के लोग जो है उम्मीदों के साथ लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचते हैं और आज भी जो है बड़ी संख्या में सुबह से ही जो है यहाँ पर लोगों का जमावड़ा हो गया है। कई सारी समस्याएं जो है वो लेकर के लोग पहुंचते हैं। स्पीकर बिरला जो है एक एक लोगों से मिलकर के उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देश देते हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य भी यहाँ पर आज मौजूद हैं, जिनकी ओर से स्पीकर ओम बिरला का स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि हड़ौती में बीते दिनों भारी बारिश हुई थी और उसके लिए लगातार उन्होंने प्रयास किए थे। केंद्र सरकार की ओर से भी एक टीम को भेजा गया था जो सर्वे करके लौटी है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरह का खराबा हुआ है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका जो है उसमें बड़ी राहत पहुंचाएगी। तो किसान तबका जो है वो भी जो है स्पीकर ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र, क्योंकि कोटा बूंदी लंबा चौड़ा इलाका है और ग्रामीण इलाका उसमें ज्यादा आता है, तो जाहिर तौर पर ग्रामीण इलाकों से भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जन सुनवाई में लोग पहुंचते हैं। हालांकि आज जो है शहरी क्षेत्र के लोग यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, जो अपनी समस्याएं हैं, जो भी छोटी मोटी समस्याएं होती है वो तमाम समस्याओं को सुनते हैं। पुलिस से संबंधित समस्या हो, बिजली विभाग से संबंधित समस्या हो, नगर निगम से रिलेटेड समस्या हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक विभाग की ओर से कहीं कोई खामी रह रही हो, कोई परिवादी परेशान हो रहा हो, तो वो बेधड़क होकर आकर के लोकसभा स्पीकर से सीधा मिलता है और अपनी समस्या को बताता है। और जायज समस्या होने पर स्पीकर ओम बिरला तुरंत निस्तारण के निर्देश भी देते हैं। आज भी जो है लगातार लोग मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, एक एक करके वो सबसे मुलाकात कर रहे हैं। 4 दिन के प्रवास के दौरान वो विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज शाम को जो है 300 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर का जो सड़क का जीर्णोद्वार किया जा रहा है हैंगिंग ब्रिज से बूंदी रोड तक का, उसका वो शिलान्यास करेंगे। उसमें भी वो मौजूद रहेंगे। वृद्धजनों का जो सम्मान समारोह है उसमें भी वो शरीक होंगे। और लगातार क्योंकि कोटा से उनका जुड़ाव ऐसा रहता है कि वो दिल्ली रहते हैं, उसके बावजूद कोटा और हड़ौती क्षेत्र में अगर कोई भी बात होती है तो उस पर तुरंत उनका रिएक्शन आता है। वो अधिकारियों से बातचीत करते हैं और जब कोटा होते हैं तो फिर कोटा में वो अपनी पूरा टाइम जो है जनता को देते हैं। तो सुबह से ही जो है उनके घर पे भी, आवास पे भी उनसे लोगों ने मुलाकात की और अब यहाँ पर जो कैंप कार्यालय है शक्ति नगर में, वहाँ पर जो है जन सुनवाई शुरू कर दी गई है और वो एक एक करके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। जी सुनिए, किस तरह की शिकायतें किसानों को आपने बताया और किस तरह की शिकायतें यहाँ पर लेकर आ रहे हैं लोग? जी देखिए सुमित, जो शहरी क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्र के लोग जो है बिजली पानी सहित सड़क वगैरह इन सब की शिकायतें लेकर के पहुंचते हैं। पुलिस विभाग में अगर कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो वो शिकायत लेकर के पहुंचते हैं। कुछ लोग जो है ट्रांसफर को लेकर के पर भी स्पीकर बिरला से अपनी गुहार लगाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की जहाँ तक बात है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार नहरी इलाका कोटा है और नहरी तंत्र को लेकर के कई सारे मामले सामने आते हैं। हालांकि पिछले दिनों जो भारी बारिश हुई है वो अभी बड़ा मुद्दा है। उससे जो तबाही हुई है उससे कितनी राहत किसानों को मिलेगी, हड़ौती का किसान उम्मीद लगाए बैठा है लोकसभा स्पीकर से, क्योंकि केंद्र की ओर से 5 मंत्रालय की टीम यहाँ पर आई थी और वो पूरी तरह से जमीनी
मुआयना कर करके गई है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि राज्य सरकार जो राहत दे रही है उसके साथ साथ केंद्र की ओर से भी अगर किसानों को राहत मिलेगी तो किसानों को जो नुकसान हुआ है उसमें उनको थोड़ा सा आसान के लिए हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ठीक है, शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर कोटा से ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी दौरे पर, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे और यहां हर बार की तरह जन सुनवाई। खबर भरतपुर से है। भरतपुर में बीएसपी सिंबल चोरी का मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अटलबंद थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सिंबल चोरी कर नामांकन करने का आरोप है। नामांकन को निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया है। जिला परिषद चुनाव में वार्ड नंबर 21, 31 और 33 का ये पूरा मामला है। भरतपुर में सिंबल चोरी का मामला, पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है। भरतपुर से खबर है, सिंबल चोरी बीएसपी के और उसके बाद ये मामला पुलिस में अब दर्ज। दीपक पुरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शायद इस तरह का मामला पहला ही है दीपक, अब काफी राजनीतिक रूप भी लिया इस मामले ने, काफी हायतोबा भी हुई इस मामले पर। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए प्रथम दृष्टया पुलिस का कहना यह है कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मामला दर्ज कराया गया था कि हमारे 3 सिंबल चोरी हो गए हैं, जिसको लेकर के अटलबंद थाने में जो है मामला दर्ज हो गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन पहला मामला है कि ऐसे सिंबल चोरी होने का मामला सामने आया, फिर उसके बाद पुलिस में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई हो। अब पूरे मामले में ये है कि आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो अभी भी जारी है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले जो व्यक्तियों ने नामांकन किया था उनके जो नामांकन है वो निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिए। तो जिन लोगों पर आरोप लगा था सिंबल चोरी का वो ही अब चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का कहना यह है कि हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से स्टे लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर सिंबल चोरी होने का मामला सत्य पाया गया तो हो सकता है शायद जो चुनाव है उन पर भी कोई गाज गिरे, बाद में स्टे लेकर के आए वो। लेकिन जो पहले जिनको नामांकन दिए गए थे उन्होंने अभी भी वो पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर के जो है हमें दूसरे लोगों को जो नामांकन दे दिए गए हैं और ये दबाव में आकर के और एफआईआर दर्ज कराई गई है, क्योंकि वो जिन लोगों को। दीपक तमाम जानकारी के लिए। खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू में होटल मालिक को धमकी दी गई, संचालक को जान से मारने की धमकी दी गई। कैंपर से टक्कर मारकर होटल में तोड़फोड़ की गई। खाने के बाद पैसे मांगने पर यहां उत्पात मचाया गया। खाना खाने आए युवकों ने मारपीट की। मंडावा थाने का ये पूरा मामला है। होटल मालिक के साथ मारपीट की गई, होटल संचालक के साथ मारपीट की गई। झुंझुनू से खबर है, कैंपर से टक्कर मारकर होटल में तोड़फोड़ की गई। ये तस्वीरें सीसीटीवी में। राजसमंद में रक्षाबंधन के 2 दिन पहले इको फ्रेंडली राखी अनोखे अंदाज में मनाई गई। ढोल नगाड़े के साथ जिले की बेटियों ने देश को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पेड़ पौधों को राखी बांधने के साथ साथ जल, जंगल और जमीन बचाने के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। आदर्श गांव पिपलांत्री की बेटियों ने थाली में कुमकुम चावल सजाकर रक्षा सूत्र को पेड़ों को बांधा। सैकड़ों की संख्या में पहुंची बेटियों के साथ सरपंच और जिला परिषद के अधिकारी भी पहुंचे और उन्हें पेड़ों को राखी बांधने के लिए शुभकामनाएं दी। समाज को ये संकल्प देती कि जैसे हम हमारे माँ बाप हमारी रक्षा करते हैं बेटियों की, उसी तरह हम भी पेड़ों की रक्षा करें और पेड़ों को भाई बनाकर उनके हर साल हम पेड़ों की रक्षा करती है। बेटियां अनमोल धरोहर हैं हमारे देश की और इनको अगर हम सही तरीके से इनको ग्रूमिंग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत अच्छा काम आगे होगा। क्योंकि राखी हम भैया के बांधते तो पेड़ को भी भाई के समान समझ के फिर इनको भी काटेंगे, तब हम भाई समझ के इनको काटेंगे नहीं और आगे से और पेड़ ज्यादा बोएंगे हम। या हम पेड़ को भाई बना के राखी बांध रहे पेड़ों को, क्योंकि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ये पेड़
रक्षाबंधन के पर्व पर बहनें भाई की कलाई पर रेशम की डोर बांधकर उनसे रक्षा का वचन लेती है। ऐसे ही पिपलांतरी पंचायत में जन्मी बेटियों ने पेड़ों को रक्षा का सूत्र बांधकर उनको भाई मानकर उनसे रक्षा का वचन लिया है और पेड़ों की देखभाल का संकल्प लिया है। अगर दुनिया भर में पिपलांतरी मॉडल की तर्ज पर बहनें और भाई पेड़ों की रक्षा का संकल्प ले लें तो पर्यावरण का संकट जो खतरा मंडरा रहा है वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। अलके सनाड, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने उन लोगों की आंखें भी खोल दी है जिन्हें कोरोना की बीमारी महज अफवाह लगती थी। गनीमत है कि लोग अब संभल गए हैं और तीसरी लहर से पहले हर कोई टीका लेकर खुद को और अपनों को सुरक्षित कर लेना चाहता है। खासकर मनाली जैसे पर्यटक स्थलों पर टीके को लेकर लोगों की जागरूकता एक सुखद एहसास करवाती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की हसीन वादियां हमेशा से ही देसी विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। लेकिन कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन की पाबंदियों ने पर्यटन पर आश्रित यहां की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचाया। यहां तक कि सैकड़ों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगों के अंदर जागरूकता आनी शुरू हुई। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे भी थे जो वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाह थे। लेकिन जब स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मनाली के शहरी क्षेत्र से लेकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया तो धीमे धीमे ही सही हालात सुधरने लगे। कोविड को लेकर जो है हम स्पेशल अभियान चला रहे हैं। माल रोड पे बहुत सारे हम लाउड स्पीकर जो है हम इंस्टॉल कर रहे हैं जिसके ऊपर लगातार जो है एडवाइजरी जारी की जाएगी। दरअसल बीते कुछ दिनों से मनाली और कुल्लू जिले में कोविड के मामलों में अचानक इजाफा होने लगा था। इसलिए स्थानीय प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बार फिर से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। हालांकि मनाली और कुल्लू के दूर दराज इलाकों में टीकाकरण को गति देना एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। बावजूद इसके जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेहद समझदारी से न सिर्फ मनाली सहित कुल्लू जिले में एक बार फिर से लोगों को जागरूक करना शुरू किया, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर टीकाकरण करने का फैसला भी लिया। मनाली में वो सारे प्लेसेस जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उन प्लेसेस पे हम कंटिन्यूसली ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड वीडियोस या ऑडियोज है वो हम प्ले करेंगे सो दैट कि जो बाहर से आने वाला जो टूरिस्ट है उसे भी हम जो है सुरक्षित रख पाए और हम लोग भी जो है उससे बचे रहें। कोरोना की तीसरी लहर को फैलने से पहले ही काबू कर लिया जाए, इसके लिए स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मनाली के भीड़ भाड़ वाले इलाके और सब्जी मंडियों में भी इन दिनों स्पेशल सेंटर बनाकर लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मनाली के पर्यटन स्थलों पर घूमने आए पर्यटकों को भी कोविड के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उम्मीद है वैक्सीनेशन और जागरूकता की ये डोज मनाली के साथ साथ पूरे हिमाचल में कोरोना के खिलाफ असरदार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। फुलाता हुआ नजर आया।